हेलो गाइस, तो गाइस आज के क्लास में हम कुछ बेसिक फिनोमेनन्स की बात करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के पर्पस पर। तो चलिए बात करते हैं। और वैसे ये हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और इस लेक्चर में हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब छोटे-छोटे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और बहुत दिन के बाद क्लास बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, कौन सा है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ओके, आपको दिख रहा है? बहुत बढ़िया सर, हमें दिख रहा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। सर ये क्या होती है? सर इसे हम कैसे कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे, क्या होता है, मतलब हम सारी बात करेंगे, बेफिक्र हो। तो अभी तो हम बात करें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ओके, देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती क्या है उसे समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे समझ लेते हैं। देखो, सॉलिड, लिक्विड, एंड गैस, ये तीन तरह के हमने मैटर पढ़े हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर मैं मान लो इसका एक टब बनाऊं मैं आपके सामने, ठीक है, इसके एक रफली स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ठीक है, एक रफली स्ट्रक्चर, मैं इन सभी के एक रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, इन सभी के एक रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ओके, अब देखो हर एक की जो मैटर है, हर एक मैटर, अब हमें पता है ये कहीं ना कहीं एक मैटर है। हाँ सर, हमें पता है कि ये फिजिकल मैटर है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इन है, हमने क्लासिफाई किया है, तो हम कह सकते हैं दीज आर फिजिकल मैटर। ठीक है, दीज आर फिजिकल मैटर। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये फिजिकल मैटर है तो हमें पता है जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बनते हैं बेटा? एटम से। एटम आगे चलकर क्या बनाता है? एटम आगे चलकर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, यानी कि अणु बनाता है। अणु फिर मतलब एटम, मतलब पहले बनेगा एटम, एटम से हमारा बनेगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से आगे चल के उसके बाद में अणु, अणु के बाद में फिर परमाणु, अणु, और उसके बाद में हमारा एक मैटर बन जाता है। बहुत सारे अणु आपस में मिलकर मैटर बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। ठीक है, तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि एटम, एटम से मॉलिक्यूल। अब इसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे है हम उसकी बात करने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड भी एक तरह का मैटर है। तो अगर सॉलिड एक तरह का मैटर है तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बेटा ये किससे बना है? पार्टिकल से बना है, या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूल से बना है। तो सर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक होते हैं। तो ऐसे होते हैं बेटा, काफी क्लोजली पैक होते हैं। वैसे तो ये वाला चैप्टर क्लास 12th में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी से वो चैप्टर रिमूव हो चुका है, तो उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको समझाता हूं, इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं बेटा। देखो सॉलिड है, और सॉलिड के ये पार्टिकल्स मान सकते हैं या फिर आप मॉलिक्यूल्स मान सकते हैं। ये सॉलिड के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये दोनों, ये क्या है? दो पार्टिकल्स की जो बीच की दूरी मान लीजिए a, और ये वाला मैं a दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला a है और ये वाला हमारा b है। तो a और b ये काफी क्लोज, काफी करीब करीब है। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में गैप बहुत कम है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं बेटा, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इनके बीच में कुछ हमें गैप देखने को मिल जाता है, कुछ हमें गैप देखने को मिलेगा। ओके, हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है कि इनके बीच में हमें कुछ गैप देखने को मिलेगा। तो ये लिक्विड में हम देखते हैं। लेकिन गैस में क्या होता है? गैस में तो भाई बहुत 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 गैप, मतलब गैप तो पूछो मत, इतना ज्यादा गैप होता है। तो कंपैरिजन मैं करूं तो कंपैरिजन में ये कह सकता हूं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफी क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो और ज्यादा दूर होते हैं। तो ये वाली, सॉरी बेटा थोड़ा सा स्पैमर्स। ओके, चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटा सॉलिड में क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं काफी क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो यही बात होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब इंटर यानी कि दो लोगों के बीच की दूरी, दो लोगों के बीच की दूरी, पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स के बीच की दूरी, और डिस्टेंस मतलब दूरी। ये समझ में आ रहा है? तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हमें पता है सर सॉलिड के अंदर ये सबसे कम होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड के अंदर क्या होती है? सबसे कम होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे कम दिखा देता हूँ। फिर हमें पता है सर लिक्विड के अंदर क्या होती है?
सर लिक्विड के अंदर ये क्या होती है, ज्यादा होती है, और गैस के अंदर तो सर ये बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाली कहानी है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की। आशा करता हूं आपको इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से ये कॉन्सेप्ट आपको चमका होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आगे मैं चलता हूं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी हम बात करेंगे। ओके, ठीक है, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा तो होता क्या है बेटा, न्यूटन ने एक बात कही थी। अगर न्यूटन चर्चा की हम बात करें तो न्यूटन ने क्या कहा था सर, क्या कहा था सर? न्यूटन ने कहा था कि अगर दो मैटर या फिर दो मॉलिक्यूल्स आपस में, चाहे वो कोई भी हो, अगर दो मैटर की बात करूं या दो मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि दो पार्टिकल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों पार्टिकल आपस में फोर्स लगाएंगे, वो भी कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, सॉलिड के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। ठीक है, यानी कि सॉलिड के बीच में जो दोनों पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स है, इसीलिए तो जो हमारी डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सॉलिड के अंदर ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ज्यादा है, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम है, यानी कि सॉलिड से थोड़ा कम है, और गैस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कम है, तभी तो डिस्टेंस काफी दूर है। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड कॉन्सेप्ट आपको चमका होगा। ओके, तो सर अब चलिए तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे, तो चलिए तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ओके, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो काफी इमेजिंग पॉइंट है और इसे ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपने ट्राइपॉड को थोड़ा सा आगे कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छा से विजिबिलिटी हो। ठीक है, ओके, यहां पर ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेस करना, किसी भी चीज को कंप्रेस करना। तो सोचो ना, इमेजिन करो किस चीज को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को? सर नॉर्मल सी बात है, सॉलिड को हम बहुत कम कंप्रेस कर पाएंगे, एज कंपेयर टू लिक्विड को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को तो हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि मैं सॉलिड को बहुत कम कर पाऊंगा, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, है ना। गैस की सॉलिड की और उसकी तुलना में लिक्विड की ज्यादा होगी, और गैस की तो बहुत ज्यादा होगी। तो ये छोटा सा पॉइंट होता है। ठीक है, अब आगे चलता हूं। आगे हमारा है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, तो आगे हमारा पॉइंट है डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे मापते हैं? चलो अब डेंसिटी वाला भी हम क्लियर करते हैं कि डेंसिटी हम कैसे समझेंगे। तो यहां तक प्रोसेस से अभी यहां तक मैं आशा करता हूं कि आई होप दैट कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, अब बात करता हूं बेटा डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी मैं रिलेट कर सकता हूं, किससे रिलेट कर सकता हूं? डेंसिटी इज रिलेटेड टू मास। किससे रिलेट कर सकता हूं? मास। और सर मास के बारे में तो आपने कुछ ज्यादा बताया नहीं, तो मास हम रिलेट करेंगे बेटा वेट से। किससे हम रिलेट करेंगे? वेट से। तो डेंसिटी, जिसका वेट ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया सर। तो सर किसका वेट ज्यादा? तो बेटा कंपैरिजन है, मतलब अगर कंपैरिजन करें तो आपको पता होगा कि गैस का मास थोड़ा कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा होता है, सॉलिड का उससे ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं सॉलिड का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगा। ठीक है, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो उससे कम होगा, सॉलिड से कम होगा, और गैस का तो उससे भी कम होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट की ओर। अगला वाला पॉइंट है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगला वाला पॉइंट है हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो बेटा मोशन ऑफ पार्टिकल में क्या होगा? बेटा मोशन ऑफ पार्टिकल में होगा कि हम पार्टिकल्स के मोशन की बात करेंगे। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, देखो जिसमें डिस्टेंस कम होगी, जहां पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा मोशन करेगा। कोई चीज, मतलब ऐसे मान लो कि आप एक बस में जा रहे हो, बेटा बस में जा रहे हो और बस में एकदम खुली भीड़ है, एकदम
भयंकर भीड़ है, एकदम भयंकर भीड़ है, एकदम भयंकर भीड़ है, तो आप बेटा किस किस बस में आप ज्यादा मतलब वॉक कर पाओ, किस बस में? देखा, एक तो ऐसी बस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो उस बस में आप ऑब्वियसली बात है सर हम वॉक नहीं कर सकते। बट एक ऐसी बस है जो एकदम खुली है, बहुत एकदम शांति से, सीट में बस आदमी लोग बैठे हैं, लेकिन जो गैलरी है उस गैलरी में कुछ नहीं है, तो हम आराम से वॉक कर सकते हैं, खाली बस है। तो वही कहानी है बेटा कि मैं ये कहना चाहता हूं जहां पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है वहां पर मैं कह सकता हूं मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से क्या है सर, सॉलिड में सबसे सॉरी जहां पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है वहां पर क्या होगा, जो मोशन ऑफ पार्टिकल सबसे कम होगा। तो ये रिलेट करेगा सेम टू सेम, ठीक है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल का सेम टू सेम आ जाएगा ये वाला। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे ज्यादा मोशन किसके करेंगे, गैस के जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा मोशन करेंगे। ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मोशन करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा चमका। ओके सर, यहां तक तो हमें चमक गया, और आगे बताइए ना सर। ओके ठीक है, अब लास्ट एक पॉइंट है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन भी मैं लिखा देता हूं सर, हमें डिफ्यूजन तो आपने समझाया नहीं सर, डिफ्यूजन क्या होता है सर समझा देना बेटा। डिफ्यूजन को अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, डिफ्यूजन आज आप समझ सकते हैं कि अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बात करूंगा डिफ्यूजन, व्हाट इज द डिफ्यूजन। बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि डिफ्यूजन कहीं ना कहीं रिलेट करता है मोशन ऑफ पार्टिकल से, यानी कि पार्टिकल की मोशन पे डिपेंड करता है। तो ये वाला जो हमारा सिनेरियो है वही चलेगा। तो हम कह सकते हैं सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में सर उससे ज्यादा होगा, और सर गैस में तो बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमारी कहानी होती है बेसिक सिनेरियो ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हमें ये छोटी जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए कि इंटरपार्टिकल डिस्टेंस है सॉलिड में कुछ इस तरह से होता है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से होता है, कंप्रेसिबिलिटी कुछ इस तरह से होता है, डेंसिटी कुछ इस तरह से होता है, एंड मोशन ऑफ पार्टिकल एंड डिफ्यूजन कुछ इस तरह से होता है। तो यहां तक हमें कंप्लीट होना चाहिए। आशा करता हूं कि लेक्चर नंबर 2 आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार।